हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक दिग्गज कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप 13.5 लाख करोड़ का है। दे आर नोन फॉर देयर पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ऑयल टू केमिकल बिजनेस। दे आर नोन फॉर देयर पेट्रोलियम रिफाइनिंग बिजनेस. Even they are marketing those petroleum products as well, and they are now for all the good reasons they are now in the news for retail and digital services as well. So digital services is nothing but their telecom business. Reliance Jio वाला जो business है इनके पास। आज ऐसा क्या हुआ कि रिलायंस का शेयर इतना ज़बरदस्त गिरा, तो ऑलमोस्ट 8.5% ये क्लोजिंग पर बंद हुआ। तो आज ऐसा क्या हुआ जो कि इतना तेज़ ये गिरावट आई इस स्टॉक में, तो हम वही एक चीज़ समझते हैं। एंड इससे पहले कि मैं आपको वो समझाऊं, थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल चीज़ें मैं दिखा देता हूं कि मार्केट कैप, जैसे मैंने बताया, 13.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो इट इज़ द नंबर 1 कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। इसका हाई लो भी देखेंगे तो 2369 और 867 रुपये इसका हाई लो है, विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा एक रेंज है इसका। स्टॉक का पीई चल रहा है 33.2, जबकि इंडस्ट्री का पीई इस इंडस्ट्री में है 7.70। तो प्राइस अर्निंग के हिसाब से भी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है ये स्टॉक। एंड बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 968 इसका बुक वैल्यू आता है, तो 2.12 टाइम्स बुक वैल्यू मिल रहा है ये। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ लाइक डिसेंटली प्लेस्ड, बट पीई के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस अर्निंग रेशियो इसको मिला हुआ था, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन एट टाइम्स, एज आई ऑलवेज से। ROCE 10.7% है, ROE भी 10.3% है। विद माई यार्डस्टिक थोड़ा सा ये कम है, 15% के आसपास। आई कंसिडर इट एज अ गुड ROCE एंड ROE। प्रमोटर होल्डिंग 50.4% है, एंड इनकी कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 40,000 करोड़ के आसपास, 41,000 करोड़ के आसपास का है। रिज़र्व्स काफ़ी ज़बरदस्त है, 6 लाख करोड़ के आसपास इनके पास रिज़र्व्स है। बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2.97 टाइम्स ही है, जो कि बहुत लो है। एटलीस्ट 5 से 10% के 5 से 10 टाइम्स इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा मानता हूँ मैं। डेट टू इक्विटी 4.42 है, तो इट इज़ अंडर कंट्रोल। अब मैं आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट को लेके चलता हूँ। यहाँ नहीं दिखाता हूँ मैं आपको, सीधे इनकी जो स्टेटमेंट आया था, इन्होंने जो रिजल्ट्स सुनाए थे फ्राइडे को, मैं उसी पर दिखाता हूँ आपको कि जैसे कि आप टीवी में देख पा रहे होंगे और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स आए हैं, बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ। पेट्रोकेमिकल्स जो इसका बिजनेस है, ये सेगमेंट वाइज मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2020, वहाँ पर पेट्रोकेमिकल बिजनेस में इन्होंने कुछ 29,665 करोड़ का बिज़नेस किया है, जो रेवेन्यू कमाया है इस क्वार्टर में। और अगर यही आप सितंबर 2019 क्वार्टर में देखते हैं तो वहाँ से अच्छा खासा डिप ये आया है यहाँ से, राइट। तो ये जो 38,538 करोड़ किया था, वहाँ से 29,665 करोड़ आया है। टीवी में क्या आपको दिखा रहे हैं, 25,000 करोड़ से ये सीधा 29,000 करोड़ हो गया, तो 20% का जंप आया है पेट्रोकेमिकल बिजनेस में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 20-22% का इनफैक्ट डेंट है इस बिज़नेस में। रिफाइनिंग बिजनेस भी अगर आप देखेंगे तो 62,000 करोड़ का रिफाइनिंग बिजनेस है, जबकि पहले अगर आप वैसे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखते हैं तो 97,000 करोड़ का इनका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर बिजनेस था। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा खासा गिरावट है बिज़नेस में। तो जहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, सभी लोग बोल रहे हैं कि प्री कोविड लेवल के आसपास पहुँच चुका है, जो कि आपको बहुत एविडेंट है कि प्री कोविड लेवल के आसपास बिल्कुल भी नहीं है। रिफाइनिंग बिजनेस में तो काफ़ी ज़बरदस्त फॉल है। ऑयल एंड गैस बिज़नेस देखते हैं तो 355 करोड़ का बिज़नेस किया है इन्होंने, तो वो अगर देखते हैं तो 790 करोड़ से वो भी गिरा है। इनफैक्ट वो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भी गिरा है, और लास्ट ईयर YOY भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरा है ये। रिटेल बिज़नेस देखते हैं तो रिटेल बिज़नेस YOY अगर आप देखेंगे तो 41,000 करोड़ से 39,000 करोड़ आया है। तो रिटेल बिज़नेस भी कोई बहुत ग्रेट नहीं कर रहा है इनके लिए। डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो हाँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इजाफा आया है इनका। 16,717 करोड़ था, वहाँ पर YOY काफ़ी अच्छा जंप दिया है इन्होंने। 22,679 करोड़ का इन्होंने बिज़नेस किया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने ऑलमोस्ट 4-5% का मेरे ख्याल से इन्होंने अपना बिज़नेस बढ़ाया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखते हैं तो 612 करोड़, विच वाज कंपेरेबल विद लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 543 करोड़।
और अदर्स की कैटेगरी में भी ये फॉल है। तो आप देखते हैं सारे ही पैरामीटर्स पर बारिंग डिजिटल सर्विसेज विच इज़ लाइक रिलायंस जियो, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी बिजनेसेस में अच्छा खासा इनका फॉल आया है YOY। तो YOY आप लोग को देखना चाहिए इनका बिजनेस, ना कि जून क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज जून क्वार्टर वाज अंडर कंप्लीट लॉकडाउन, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है इसे कंपेयर करके। एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक आज सभी ने ये समझा कि रिज़ल्ट्स जो टीवी में बताए गए थे या सभी ने बताए गए थे, जितने भी न्यूज़ चैनल थे वो सभी बोल रहे थे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बट वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं है। ये एक मिथ है, रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए फंस जाता है। आज मॉर्निंग में भी मैं टीवी देख रहा था तो उसमें भी बोल रहे थे नहीं अच्छे रिज़ल्ट्स हैं रिलायंस के, और ये कोई 2200 का टारगेट दे रहा था, कोई एनालिस्ट बोल रहा था 2100 आ जाएगा, कोई 2150 आ जाएगा। एंड विच इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एज वेल कि किसी भी बिजनेस में इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू शो दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली सिटिंग एट द हाईएस्ट PE। तो इतने ज़्यादा PE अगर कोई दे रहा है और इन्वेस्टर लेने को तैयार हैं तो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। अगर आप सेगमेंट वाइज एबिडा भी देखेंगे तो एबिडा में भी काफ़ी अच्छा खासा इनको नुकसान हुआ है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ लिटिल नुकसान, बट येस जो 9,000 करोड़ के आसपास पेट्रोकेमिकल में प्रॉफिट हुआ, ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थी वो घटकर रह गई है ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास। तो 9,000 से सीधा 6,000 करोड़ रह गई है। रिफाइनिंग बिजनेस में भी देखते हैं तो एबिडा 5,900 करोड़ के आसपास था, जो कि अब रह गया है सिर्फ 3,000 करोड़ के आसपास। ऑयल एंड गैस में भी इनकी एबिडा परफॉर्मेंस गिरी है, इनफैक्ट यहाँ पर तो -194 करोड़ आया है। रिटेल में आप देखेंगे तो जहाँ पर 2330 करोड़ था वहाँ पर 2,000 करोड़ रह गया है। डिजिटल सर्विस में ज़रूर अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जो कि 5,464 करोड़ था, अब ये 8,345 करोड़ का एबिडा आया है, विच इज़ अ गुड थिंग। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा खासा जंप है, बट ये बहुत ही छोटा बिजनेस है इनके लिए। अदर्स में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी एबिडा परफॉर्मेंस अच्छी है, बट ये भी बहुत छोटा बिजनेस है इनके लिए, तो इट इज़ नॉट रियली कंपेरेबल बिकॉज इनका मेन जो बिज़नेस है पेट्रोकेमिकल है, रिफाइनिंग का बिज़नेस है, रिटेल है एंड जियो है। ये 4 बिजनेसेस इनके ये काफ़ी बड़े बिजनेसेस हैं, और वहीं पर ही इनको जियो को छोड़ दें तो सभी में इसमें गिरावट है, और मेन पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग बिज़नेस तो इनका काफ़ी ज़्यादा डेंट आया है इस बिज़नेस में। अब हम इसको चार्ट पर भी समझते हैं कि चार्ट पर इसमें कहाँ सपोर्ट है और क्या करना चाहिए। अब अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर फंसा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, इसका अगर मैं डेली का चार्ट लगाता हूँ तो डेली का चार्ट जैसे आपको मैंने सामने लगाया है, तो डेली के चार्ट में आपको अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2369 रुपये ये 16 सितंबर को इसने हाई लगाया था, और उसी जगह पर इसने एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी बनाया था, और इसी वजह से वहाँ से गिरावट चालू हुई। क्योंकि आई टोल्ड यू इन माय टेक्निकल एनालिसिस वीडियो ऑल्सो, जहाँ पर कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस सिखाया है आपको, और उसमें शूटिंग स्टार में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। शूटिंग स्टार इज़ ए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, तो यहाँ से इसने ट्रेंड रिवर्स किया और अभी तक ये इसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। दिस इज़ द हाईएस्ट हाई ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो 16 सितंबर को इसने 2369 का जो हाई बनाया था वो अभी अनब्रेकेबल हो गया है, और वहीं से ये अपना रिवर्सल दे चुका है ऑलरेडी। अब इसका पहला सपोर्ट कहाँ बनता है, पहला सपोर्ट या तो ये 1820 के आसपास बनेगा, विच इज़ इट्स 200 EMA, या तो वहाँ रुक जाए, वहाँ पे सपोर्ट ले ले, और अगर वहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता है तो इसका एक सपोर्ट है जो कि अच्छा खासा सपोर्ट है, वो है 1614 रुपये। आई डाउट कि 1614 तक आएगा, आई थिंक 1800 से इसको रिकवरी आ जानी चाहिए। बट और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप इसको RSI पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो RSI अभी 23-24 के आसपास इसका आ गया है, तो ओवर सोल्ड टेरिटरी में ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। और ओवर सोल्ड टेरिटरी में इतना बड़ा शेयर, इतना दिग्गज शेयर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ हिस्ट्री में, तो अगर जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया था RSI के हिसाब से, विच वाज 6 अगस्त 2019। 6 अगस्त 2019 से ये जब ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया था, उसके बाद इसने छलांग लगाई और सीधे ये फिर पहुँच गया था RSI। अगर आप RSI की वैल्यू देखते हैं तो 61 के आसपास,
फिर से इसने यहाँ डिप दिखाया था जिसका था 12 मार्च 2020। तो मार्च जब आपको पता है सारा मार्केट गिरा था बिकॉज ऑफ कोरोना, उस टाइम पर भी ये ओवरसोल्ड में चला गया था। ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने के बाद ये 18-19 के आसपास इसका RSI पहुंच गया था और वहाँ से फिर इसने जंप लगाया और RSI पहुंचा दिया 75 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसने नहीं गुजारा, हाँ 2-4 दिन हो सकता है ये गुजारे इसी रेंज में, और उसके बाद ये ज़रूर जंप देगा। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स बने हुए हैं वो बने रहें। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आई थिंक आपको अगर किसी को अगर ये ख़रीदना हो शेयर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल मिस्ड द रैली जहाँ पर रिलायंस ने किसी को भी मौका ही नहीं दिया ख़रीदने का, तो वहाँ पे आप 1800 से लेना शुरू कर सकते हैं। 1820 के आसपास आप शुरू कर सकते हैं लेना। तो अगर ये कल भी गिरता है तो 1820 के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो 1820 से आप लेना शुरू करके, और अगर 1620 के आसपास तक मिलता है तो आप स्लोली एंड स्टीडली इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट आई फील इज़ लाइक ये 1800 के आसपास ही अपना बेस बनाकर फिर से चलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जियो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, बट एट द सेम टाइम बाकी जो बिज़नेस है इनके अच्छा नहीं कर रहे हैं, प्री कोविड लेवल्स से बहुत दूर है अभी, और इसी वजह से काफ़ी शार्प रिएक्शन मिला। इसके अलावा एक और न्यूज़ आइटम भी है जिसकी वजह से ये शार्प रिएक्शन मिला, वो भी हम बात करते हैं। तो मैं ये आपको लेके आया हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। इकोनॉमिक टाइम्स में इन्होंने RIL को 42% का कट बोला है, इन्होंने अपने टारगेट कट किए हैं। मैक्वेरी सीज मेजर डाउनसाइड पोस्ट Q2 रिजल्ट्स। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि मैक्वेरी का क्या कहना है। मैक्वेरी आपको जैसे पता है कि एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है। तो ब्रोकरेजेस ऑफर्ड मिक्स्ड व्यूज़ ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो किसी ने कुछ डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, किसी ने कुछ डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं। तो उसमें अगर आप देखते हैं तो रिलायंस स्टॉक आफ्टर द ऑयल टू टेलीकॉम बेहेमोथ ऑन फ्राइडे पोस्टेड ए 15% year-on-year ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल to the owners at 9567 crores for the quarter ended September 30। तो इनका जो YOY नेट प्रॉफिट है वो भी गिरा है, विच इज़ 15% डाउन। तो वो काफ़ी बड़ा एक फॉल है। मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ RIL के ऊपर कवरेज इनिशिएट किया है, और मैक्वेरी का कहना है कि इसका विद ए फेयर वैल्यूएशन एट 1195 रुपीज़। तो मैक्वेरी के हिसाब से जो फेयर वैल्यूएशन आता है वो आता है 1195 रुपये, इंडिकेटिंग ए डाउन साइड रिस्क ऑफ 42% फ्रॉम इट्स फ्राइडे क्लोज। तो फ्राइडे को 2054 पे क्लोज हुआ था, वहाँ से 42% का फॉल इनको दिखता है। तो ओवरसीज़ फर्म रिमेन्स कॉशियस। तो ये काफ़ी कॉशियस हैं एज इट स्टिल सी नो इकोनॉमिक मोड फॉर द कंपनी। तो कोई इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो रही है एज फार एज द कंपनीज बिजनेस इज कंसर्न। हाउएवर इट डिड नोट दैट RIL हैज़ रिपोर्टेड ए लार्जली एक्सपेक्टेड सिक्वेंशियल रीबाउंड इन Q2। तो sequential performance was okay, but YOY performance was really bad. However, it kept the 12-month target price unchanged at 1320 rupees. तो 12 महीने का टारगेट तो 1320 है, बट अगर आप इमीडिएट रिएक्शन देखेंगे तो इसी वजह से नी जर्क रिएक्शन बोल सकते हैं आप, और इसी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त आज गिरा है। तो अब हम क्या करें वो मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल चार्ट पर ये कैसा दिखता है। 1820 रुपये का आप वेट करें, 1820 के आसपास अपना एक्यूमुलेट करना शुरू करें, और 1620 रुपये का अपने दिमाग में एक रखें कि 1620 तक 1620 के आसपास बहुत ज़बरदस्त एक सपोर्ट है, और वहाँ से अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर आपके पास अच्छा खासा ये ऐसा इजाफा मिल सकता है। So this is it. In case you like my videos and you haven't subscribed my channel as yet, do subscribe my channel. And before I close this video, I always say that in case you want a zero demat account in Angel Broking, then I'll provide a link in my description box. आप वहाँ पर जाके अपना लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप मेरे ट्विटर पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैं शेयर करता रहता हूँ कि किस शेयर में मेरे को अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी, और कहाँ पर आप किस शेयर को आप ले सकते हैं। और अगर आप लोग लिंक के थ्रू अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो डेफिनेटली आई विल गिव यू सम पर्सनल सर्विसेज एज वेल। जैसे कि आप मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी शेयर के बारे में पूछ सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। और आई ऑलवेज से कि अल्टीमेटली
जो डिसीजन है वो आप ही का है। दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा बिफोर यू टेक एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक। जैसे मैंने आज अपने ट्विटर पर बताया था सन फार्मा में मैंने आपको जैसे दिखा देता हूँ कि सन फार्मा में एक Q4H4 चार्ट पर काफ़ी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं हैमर पैटर्न। और मैंने ये बोला उसमें कि 464-65 के आसपास अगर आप लेते हैं तो आपको अच्छा इजाफा मिल सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 452-53 के आसपास। इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, और अगर आप इसमें भी सन फार्मा में भी देखेंगे तो ये भी ओवरसोल्ड टेरिटरी से अभी रिकवर होना शुरू हुआ है। तो दिस इज़ ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय अ स्टॉक। एंड MACD पर भी देखेंगे तो पॉजिटिव क्रॉसओवर आने ही वाले हैं। आज ये फर्स्ट हिस्टोग्राम ग्रीन बना है और इसी वजह से आई हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक एज अ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, बट आई कीप ऑन शेयरिंग दीज काइंड ऑफ आइडियाज़ जहाँ पर कि आप 5-10% आप अपना क्विक बक बना सकते हैं। This is it. In case you like my videos, do subscribe it. Do share it with your friends and families as well. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.